नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो आज की सबसे बड़ी जानकारी, बहुत दिन से चर्चा में भी था, विधानसभा का सत्र जब से शुरू हुआ तब से ही ये मुद्दा चर्चा में है। और मुद्दा क्या है? राइट टू हेल्थ बिल। अब ये विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है। तो क्या है राइट टू हेल्थ बिल, क्यों ये विवाद का विषय था, क्या ऐसी चीजें हैं, ये सारी जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगले पेज पर है, मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो में कहा। तो आप सभी को पता है राजस्थान अंतरराष्ट्रीय एक्सपो जो चल रहा है उसका उद्देश्य क्या था? निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसमें मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, साथ ही 20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 द्वारा भी सम्मानित किया गया। साथ ही ये घोषणा भी की गई कि अब जोधपुर में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय एक्सपो यानी कि जो ये आयोजित हुआ है इस तरह अब हर वर्ष जोधपुर में आयोजित होगा। और साथ ही जोधपुर में एक हस्तशिल्प निदेशालय यानी कि सेंटर भी खोला जाएगा। तो हस्तशिल्प साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जोधपुर में जो कुछ प्रयास किए गए उनके बारे में मुख्यमंत्री ने यहाँ जानकारी दी। इधर अगली जानकारी है कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित। ये कहाँ खोला जाएगा विश्वविद्यालय? ये रानपुर कोटा में खोला जाएगा। और इसी के साथ अब राजस्थान विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है गुजरात। और महिला विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान में कुल 3 महिला विश्वविद्यालय हैं। तो ये दोनों फैक्ट हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। देश में अब राजस्थान विश्वविद्यालयों की संख्या के स्थान पर दूसरे स्थान पर है, संख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। पहले पर है गुजरात और दूसरे पर है राजस्थान। और महिला विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान पहले स्थान पर है। अगले पेज पर, धोखेबाज क्रेडिट सोसाइटी की संपत्ति कुर्क होगी। विशेष योग्यजन के घर पहुंच कर पेंशन का भौतिक सत्यापन किया गया। तो विशेष योग्यजनों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कल भी हमने 2 योजनाएं इनके बारे में पढ़ी थी, जैसे कि एक तो स्कूटी वितरण योजना थी, ऐसे ही एक योजना थी मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, जिसमें सरकार के जो सेवा प्रदायक हैं वो विशेष योग्यजनों के घर जाकर उनको सेवा का लाभ प्रदान करेंगे। ऐसे ही एक स्कीम चल रही थी मिशन तहसील 392। तो उसमें हर तहसील स्तर पर एक दिन इनकी समस्याओं के निवारण के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। सरकारी स्कूलों में शैक्षिक नवाचारों में राजस्थान अग्रणी। स्मार्ट शाला प्रोग्राम के तहत स्कूलों को गणित, अंग्रेजी किट एवं टीवी डिवाइस मिले। तो ये सामान्य प्रशासनिक कुछ जानकारी है। और कोटा के नानता में नया पुलिस थाना स्थापित होगा। और भरतपुर की गहनौली मोड़ पुलिस चौकी को अब पुलिस थाने में क्रमोन्नत कर दिया गया है। अगले पेज पर विधानसभा में क्या क्या हुआ ये जानकारी यहां दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों में अब सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित होंगे। कौशल प्रशिक्षण के बाद इंटर्नशिप करने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। और नई कृषि मंडियों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से होगी। और ये एक सामान्य सी जानकारी कि सिरोही की सुकड़ी नदी पर पुल बनाया जाएगा। और यहां है संस्कृत अध्यापक भर्ती 2022-23 के शेष रिक्त पदों पर 10 दिन में नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद हमारा इंडेक्स यानी कि कौन कौन सी जानकारियां हमारे काम की हैं। तो आज की सबसे बड़ी जानकारी तो है राइट टू हेल्थ बिल 2022। ये बिल आरएएस प्रीलिम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम के लिहाज से। इस बार पूरी संभावना बनती है कि ऐसे किसी क्वेश्चन के बारे में मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल पिछले बहुत टाइम से चर्चा में है, विवाद में भी है। इसके बाद है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023, फिर है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना और लास्ट में है विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान दूसरे स्थान पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राइट टू हेल्थ बिल। मतलब क्या है इसका? राइट टू हेल्थ, सरकार ऐसा कहना चाह रही है कि हर व्यक्ति को ये उसका अधिकार है कि उसका स्वास्थ्य सही हो। अब उस अधिकार को देने के लिए सरकार ने ये घोषणा की कि जो निजी चिकित्सालय हैं वो अब व्यक्ति को मना नहीं कर सकते उसका इलाज करने से। और यही निजी चिकित्सालय जो हैं उनके विरोध का कारण है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें स्पेसिफाई नहीं की गई हैं। जैसे कि बिल में कहा गया कि आपातकाल की कंडीशन में कोई भी जो निजी चिकित्सालय है वो मरीज को भर्ती करने से मना नहीं करेगा। अब निजी चिकित्सालय जो है उनकी आपत्ति ये है कि आपातकाल को परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मैं इमरजेंसी कंडीशन में हूं, मुझे एडमिट किया जाए,
या ऐसे ही और भी कुछ प्रावधान है, जैसे कि अगर एक व्यक्ति को एम्बुलेंस से रेफर करना होगा तो अगर मरीज उसका खर्चा वहन नहीं कर पा रहा है तो उस दौरान अस्पताल को देना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों के बीच में विवाद का कारण है। आज उन्हीं चीजों को हम देखने वाले हैं। पहली बात तो ये पारित कब किया गया, तो ये पारित किया गया 21 मार्च 2023, यानी कि कल ये पारित हुआ। उद्देश्य क्या है, अस्पताल में मरीजों को उपचार के लिए मना ना किया जाए। यानी कि अगर मरीज आता है अस्पताल में, चाहे वो निजी में जाए चाहे वो सरकारी में जाए, तो अस्पताल प्रशासन जो है उसको ये नहीं कह सकता कि हम इलाज नहीं करेंगे। जैसे कि पुरानी हिंदी फिल्मों में आप देखते थे कि अगर कोई गरीब आता है किसी निजी अस्पताल में तो सबसे पहले वो कहता है पहले जाके इतनी फीस लेके आओ, फिर ऑपरेशन होगा, वैसा होगा, ये होगा। तो वो गरीब जब तक पहुंचता है दवाई की बोतल लेके वो भी रास्ते में टूट जाती है। तो वो वाला पैटर्न अब सरकार तोड़ना चाह रही है कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई आता है इलाज करवाने तो निजी चिकित्सक या निजी चिकित्सालय ये उसको मना नहीं कर सकता। सरकार का मूलभूत उद्देश्य ये है। लेकिन चिकित्सकों की भी अपनी चिंता है, उनकी भी बात सही है। जैसा कि अभी विधानसभा में विपक्ष की तरफ से एक तर्क दिया गया कि ऐसे तो कल को जो सरकार है वो राइट टू फूड बिल भी ले आएगी, यानी कि सभी को खाने का अधिकार, और फिर कह देंगे कि कोई किसी भी होटल में या किसी भी ढाबे पर या किसी भी रेस्टोरेंट में जाएगा तो उसको आप मना नहीं कर सकते क्योंकि भोजन करना उसका अधिकार है। तो इस तरह से तो इसका अंत क्या है, कुछ ना कुछ तो इसका समाधान होना चाहिए। तो उस तरह से जो कुछ कुछ चीजें थी जो सॉल्व हो सकती थी वो सरकार के अकॉर्डिंग इस विधेयक में सॉल्व कर ली गई हैं। लेकिन चिकित्सकों का विरोध अभी भी जारी है, उनकी कुछ अभी भी ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तो देखते हैं विवरण क्या है। कानून में इमरजेंसी, पहले सरकार का पक्ष देखते हैं क्या है कि कानून में इमरजेंसी की स्थिति में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। यानी यही वो विवाद का पॉइंट था, और विवाद को सुलझाने के लिए अब ये इसमें क्लॉज दिया गया है कि अगर इमरजेंसी की स्थिति में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज वहन नहीं कर सकता तो राज्य सरकार द्वारा उसका पुनर्भरण किया जाएगा। इस पे पहले आपत्ति थी निजी अस्पतालों को कि वो खर्चा फिर कौन देगा। अब राज्य सरकार ने इसका समाधान निकाला कि उसका जो खर्चा है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। विधेयक के तहत एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक इसका गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है। बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीनें उपलब्ध करवाई गई हैं और इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है। तो ये सरकार का एक पक्ष है। अभी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत जोड़ी जाएंगी। अब इससे राइट टू हेल्थ मतलब कि जो राज्य के निवासी हैं उनको क्या राइट मिला, या राइट का मतलब यहाँ क्या है, अधिकार, यानी कि कौन कौन से अधिकार उनको प्राप्त हुए हैं। तो उनको देखने वाले हैं हम, क्या क्या अधिकार हैं, जैसे कि रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और रोगी की देखभाल की जानकारी का अधिकार अब व्यक्ति के पास होगा। यानी उसके पास वो अधिकार है कि वो जान सके किस तरह का उसको रोग हुआ है, क्या उस रोग का कारण है, कौन कौन सी जांच उसको प्रस्तावित की गई है और उसकी देखभाल कैसे की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, ये सब। उपचार के प्रत्याशित परिणाम क्या होंगे, पहले वो जान सकेगा मरीज कि मेरा जो उपचार किया जा रहा है कितनी संभावना है। अगर कोई ऑपरेशन किया जा रहा है मान लेते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, तो कितनी संभावना है कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, परिणाम दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या क्या मेरे ऑपरेशन में यानी कि इलाज में क्या क्या जटिलता है, कितना मेरे ऊपर खर्च हो सकता है। तो ये सारी चीजें मरीज को जानने का अधिकार है। ओपीडी और आईपीडी सेवाओं में, दोनों में अंतर मैंने बताया था। अगर पेशेंट भर्ती ना हो अस्पताल में, केवल आए, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर पर्ची पे कुछ दवाई लिखे और वो चला जाए, तब तो उसको कहते हैं ओपीडी। और अगर पेशेंट भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में, कम से कम 1-2 दिन वहां रुके, तब उसको कहते हैं आईपीडी। तो ओपीडी और आईपीडी सेवाओं में चिकित्सा परामर्श, दवा, रोग के निदान, आपात परिवहन और आपातकाल में रोगी की देखभाल की निशुल्क और बिना पूर्व भुगतान के उपलब्धता। तो यही चीजें हैं जो विवाद का कारण है कि पहले से अगर पैसे नहीं देंगे लेकिन इलाज उपलब्ध कराएंगे, तो जो सरकारी अस्पताल है उनका मूल उद्देश्य है, उनको ये लगता है कि अगर मान लेते हैं बिना पैसे की भर्ती करने लग गए तो जो निजी अस्पताल है उनका पूरा जो ढांचा है वही गड़बड़ा जाएगा, वही बिगड़ जाएगा। आगे कानूनी मामलों में पुलिस को अनापत्ति या रिपोर्ट के इंतजार में उपचार में विलंब नहीं कर सकते। रोगी की मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और उपचार खर्च के विस्तृत बिल की जानकारी पाने का अधिकार है। देखभाल और उपचार करने वाले व्यक्ति के नाम और जॉब चार्ट की जानकारी का अधिकार है। यानी कि ये वो सारी चीजें बताई गई हैं राइट टू हेल्थ के अंदर, क्या क्या राइट्स हैं, यानी कि मरीज को क्या क्या अधिकार है, वो जान सकता है कौन मेरा इलाज कर रहा है, उसकी जॉब चार्ट क्या है, उसके बारे में डिटेल्स वो जान सकता है।
इलाज एवं देखभाल के दौरान मरीज की गोपनीयता, उसकी एकांतता और उसकी जो मानव गरिमा है वो सब बनाए रखने का उसको अधिकार है। स्वास्थ्य जांच एवं इलाज की दरों की सूचना एवं इलाज के लिए विकल्प की उपलब्धता होगी। मरीज के दौरान इलाज के दौरान अन्य अस्पताल या चिकित्सक से राय के लिए मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। रोग की स्थिति या इलाज के बारे में रोगी को पूरी जानकारी स्वास्थ्य केंद्र से रेफरल परिवहन प्राप्त करने का अधिकार है। एक इस पर भी आपत्ति थी कि भाई एक जगह से दूसरी जगह अगर हम रेफर करेंगे तो उसका खर्चा या एम्बुलेंस का खर्चा कौन वहन करेगा, तो ये भी एक आपत्ति का विषय था। इलाज के दौरान और उसके बाद किसी शिकायत की सुनवाई और उसके निवारण का अधिकार प्राप्त है। तो ये था राइट टू हेल्थ बिल, जिसमें सारे पॉइंट्स वो हैं जो मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको डिटेल में लिखना पड़े कि राइट टू हेल्थ बिल क्या है, आपत्ति का कारण क्या है, तो आपत्ति के 3-4 कारण थे। लगातार न्यूज़पेपर में भी ये लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर्स पिछले काफी दिन से विरोध भी कर रहे हैं इसके, सांकेतिक विरोध भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकली भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला मुद्दा है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023, जो कब आयोजित हो रहा है, 20 से 22 मार्च 2023, और कहां आयोजित होगा, तो ईपीसीएस सेंटर जो कहां है, जोधपुर के बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में। इसका विवरण, तो जोधपुर से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पादों का प्रदर्शन यहां किया जाएगा। नाम में ही पता चल रहा है इंटरनेशनल एक्सपो, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। आयोजन के लिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित एशिया के विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत और उच्चायुक्तों के माध्यम से विदेशी क्रेताओं से संपर्क किया जाएगा। यानी कि यहाँ के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर वगैरह हैं भारत के, जो विदेशों में रहते हैं, वो लोग संपर्क करेंगे विदेशी क्रेताओं से, ताकि राजस्थान के बाजार को प्रमोट किया जा सके। इसमें यूएसए, यूके, यूएस, सऊदी अरब, बहुत सारे ऐसे देश हैं। कुल मिला के लगभग 17 देश इसमें शामिल हुए और सेनेगल से 30 महिलाओं का समूह भी इसमें शामिल हुआ। एक्सपो में एक ही स्थान पर प्रदेश के अनूठे हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, ये तो कॉमन सी बात है, यानी कि जब भी कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा तो वहां क्या करेंगे, सारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट उत्पाद हैं उनका यहाँ प्रमोशन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 8 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त सहित अन्य लोग भी इस एक्सपो में शिरकत करेंगे। अब इस दौरान 2-3 खास चीजें जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो ये है, मुख्यमंत्री द्वारा 20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही ये घोषणा भी की गई कि अब राजस्थान अंतरराष्ट्रीय एक्सपो हर वर्ष जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। और साथ ही जोधपुर में एक हस्तशिल्प निदेशालय भी खोला जाएगा। 3 फैक्चुअल जानकारी कौन कौन सी, कि 20 निर्यातकों को तो राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। साथ ही अब जोधपुर में प्रतिवर्ष राजस्थान अंतरराष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किया जाएगा और जोधपुर में ही हस्तशिल्प निदेशालय या हस्तशिल्प सेंटर भी खोला जाएगा। इसके बाद राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इसकी प्रारंभ होने की डेट अलग अलग हैं। कैसे कैसे हैं कि प्रारंभ 1994 में हुई, फिर संशोधित हुई 2009 में और फिर संशोधित हुई 2013-14 में। तो अब जो प्रावधान है वो इस पर आधारित है, यानी कि लास्ट अपडेट कब हुआ, 2013-14 में। उद्देश्य क्या है कि जो कृषक या जो खेतीहर मजदूर है, यानी कि खेती से संबंधित काम करने वाले मजदूर हैं, अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाता है तो उनको सहायता राशि प्रदान करना। कौन सी योजना के तहत, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। किस विभाग द्वारा संचालित है, तो कृषि उपज मंडी समितियों के जरिए कृषि विपणन निदेशालय द्वारा ये योजना संचालित है। लाभान्वित वर्ग कौन है, तो कृषि कार्य करने वाले यानी कि कृषक और खेतीहर मजदूर दोनों। इसके साथ ही मंडी प्रांगण में जो कार्य करने वाले पल्लेदार या हमाल हैं, यानी कि जो अनाज की बोरियां वगैरह उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, तो वो लोग भी इस योजना के तहत पात्र हैं। पात्रता की परिस्थितियां क्या है, तो या तो कृषि कार्य करते समय या फिर मंडी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, यानी कि खरीद बिक्री करते समय या विक्रय करने के बाद अगले दिन वापस लौटते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या किसी अंग में क्षति हो जाती है, तब इस योजना के तहत कृषक को या जो खेतीहर मजदूर है उसको या फिर मंडी प्रांगण में कार्य करने वाला जो पल्लेदार या हमाल है उसको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब किसको कितनी सहायता राशि दी जाएगी, इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं। 2 चीजें आपको खास याद रखनी है। एक तो अपर लिमिट यानी कि अधिकतम सहायता राशि कितनी है, वो है 2 लाख रुपए। वो कृषक या पल्लेदार हमाल या फिर खेतीहर मजदूर जो है
उसकी मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को राशि दी जाएगी, वो कितनी है? 2 लाख रुपए। अब इसमें ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि 2 अंगों की क्षति होने पर 50,000 रुपए, रीढ़ की हड्डी टूटने पर, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने पर 50,000 रुपए। इस तरह से इसकी कैटेगरी बहुत सारी है। और लास्ट कैटेगरी जो है, यानी कि मिनिमम इसमें कितनी राशि दी जाएगी, तो वो है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कब? मंडी प्रांगण में कोई कार्यरत हमाल, पल्लेदार, मजदूर, इसको मंडी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य समय दुर्घटना में कोई फ्रैक्चर हो जाए या फिर कोई एक उंगली कट जाए, ऐसा कुछ अगर होता है तब 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि 5,000 मिनिमम और मैक्सिमम कितना? 2 लाख। ये इसकी रेंज है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। अगली जानकारी है कि विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर। तो सवाल उठता है पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। तो ये प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के बात हो रही है शायद। और देश में दूसरे स्थान पर फिर कौन है गुजरात के बाद? तो दूसरे पर है राजस्थान। और सर्वाधिक महिला विश्वविद्यालयों के स्थान पर, तो 3 सर्वाधिक महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? राजस्थान में है। तो इस आधार पर राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। खास बात यह है कि हाल ही में अभी विधेयक पारित हुआ राज्य विधानसभा में, कौन सा? जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2023 पारित किया गया, यानी कि यह विश्वविद्यालय भी अब खोला जाएगा कोटा के रानपुर में। इसके बाद आज का हमारा अभ्यास प्रश्न कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 के दौरान कुल कितने निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके 5, 20, 11 या 3। तो इसका आंसर आप बताएं कमेंट्स में। और हर दिन जो हम 2 छोटी छोटी सी जानकारियां देख रहे हैं, एक तो सेमिनार जो आरएस फाउंडेशन बैच के लिए सीकर सेंटर पर 26 मार्च को, और दूसरा लाइब्रेरी स्पेशल बैच जो शुरू होने वाला है 5 अप्रैल, उसके लिए डेट है। ये जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर शुरू होने वाला है। अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज नव वर्ष है, और नव वर्ष यानी कि नव संवत्सर, ये सब तो आपको पता ही है। मेरी रुचि इस बात में है कि बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लिखते हैं नवरात्रि, बहुत से लिखते हैं नवरात्रा, और बहुत से लिखते हैं नवरात्र। अब मेरी रुचि इस बात में है ये पता करना कि इन तीनों में से सही कौन सा है, शुद्ध कौन सा है। ज्यादातर लोग इसको शुद्ध मानते हैं। रात्रि सबको पता है, रात्रि शब्द शुद्ध है, और नव यानी ये भी शुद्ध है, तो सबको लगता है नवरात्रि शुद्ध होगा। कुछ लोग नवरात्रा भी लिख देते हैं और कुछ लोग नवरात्र लिखते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, हिंदी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आप लोगों को ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए। इनमें से ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, केवल ये शुद्ध है, नवरात्र। इसका एक लॉजिक भी है कि जितने भी इतने ऐसे सामासिक पद होते हैं, समस्त पद, जिसमें जैसे कि नवरात्रि, या फिर अच्छा मैं 2 शब्द बताता हूं, एक रात्रि यानी रात, एक अक्षी यानी कि आंख। तो जब सामासिक पद बनता है, इनसे मिलकर के एक कोई समस्त पद बनता है, तो उसमें मात्रा नहीं आएगी, यानी कि नवरात्रि या दिवारात्रि या अहोरात्रि। ऐसे ही अगर अक्षी से बनाए कोई, तो जैसे कमलाक्षी यानी कि कमल जैसी आंखों वाला, तो ये सारे के सारे अशुद्ध होते हैं। तो शुद्ध क्या होंगे? किसी में भी मात्रा नहीं आएगी समस्त पद बनने के बाद। ये 2 पद हैं, इन दोनों को मिला के एक समस्त पद बना देंगे, यानी कि तो क्या बनेगा? ये बनेगा नवरात्र, ये बनेगा दिवारात्र, ये बनेगा अहोरात्र, और ये कमलाक्ष। तो आप लोग जो सुबह से मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं तो अच्छी बात है, आप सभी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन आप भाषा की शुद्धता का भी ध्यान रखें, और आप लोग तो जरूर ध्यान रखें जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपनी भाषा को शुद्ध रखना जरूरी है। धीरे धीरे अगर आप लोग नहीं रखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जो आम लोग हैं उनसे तो फिर उम्मीद कम ही की जाती है, क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो आप जरूर इस चीज़ पर ध्यान रखें, जो चीज़ें शुद्ध हैं भाषा की दृष्टि से उन पर फोकस करें।
और ऐसे ही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जो आप छोटे छोटे डेली रूटीन में चीजें देखते हैं। तो ध्यान रखें, नवरात्रि अशुद्ध होता है, नवरात्र होता है, दिवारात्र होता है, अहोरात्र होता है, ऐसे एक शब्द और होता है अहर्निश। तो ये अहर्निश शुद्ध होता है, अहर्निशा नहीं होता। जबकि इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, अहन और निशा, व्यंजन संधि है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो अहर्निशा नहीं होता, ये होता है अहर्निश। ये जो भारतीय डाक एवं तार विभाग है उसका मोटो भी है अहर्निश सेवामहे, अहर्निशम सेवामहे। तो ध्यान रखें, ऐसे शब्द जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे इस बार ध्येय वाक्य पूछा गया था किसका, डीआरडीओ का, क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, और अहर्निशम सेवामहे यानी कि दिन रात सेवा में है लगे हुए, ये किसका है, भारतीय डाक एवं तार विभाग जो है उसका ध्येय वाक्य है। तो ऐसी चीजें जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इंग्लिश पर बड़ा फोकस करते हैं, अगर किसी ने कोई स्पेलिंग गलत बोल दी तो हम तुरंत उसकी सामूहिक रूप से बेइज्जती करने पर तुल जाते हैं। जैसे कई बार हम टोक ही देते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, कोई भी शब्द बोला, अच्छा इसकी स्पेलिंग बोल के बताना। तो अगर कोई स्पेलिंग गलत लिखे वो तो बेइज्जती का कारण मानते हैं, लेकिन हिंदी में हम दिन रात इतनी अशुद्धियां लिखते हैं तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते, उसको समझते कि हाँ चलो छोटी मोटी बात है। छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी आपकी भाषा है, तो जरूर ऐसी अशुद्धियों का ध्यान रखें। तो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं, आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।